सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान 6 अरब डॉलर कर्ज का मुआहिदा तात्तुल का शिकार था। IMF से 1 अरब डॉलर के कर्ज की किस्त के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का तीसरा रोज़ है। IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1.40 फी यूनिट का इजाफा करने की भी तजवीज़ दी है। IMF ने ही इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से मजीद इकदाम करने की भी तजावीज़ दी हैं। IMF के मुताबिक बिजली टैरिफ में ₹1.40 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। IMF के मुताबिक ही बिजली की कीमत बढ़ाकर गर्दशी कर्जे को काबू किया जा सकता है। IMF ने FBR रेवेन्यू इकट्ठा करने के हवाले से मजीद इकदाम करने का मुतालबा भी किया है और IMF के मुताबिक ही महसूलात का हदफ जो 58 खरब रुपए से बढ़ाकर अब 63 खरब सालाना किया जाएगा। हतमी मुज़ाकरात तमाम फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी और IMF हुकाम से मुज़ाकरात रवां हफ्ते जारी रहेंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अब जो IMF की तमाम तर शराइत हैं, चाहे वो महसूलात के हवाले से हैं, चाहे वो गर्दशी कर्ज़ों के हवाले से हैं या फिर वो बिजली के टैरिफ के हवाले से हैं, वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो किस तरह से उसको तस्लीम करती है, वज़ीर ख़जाना किस तरह से एग्री करते हैं और ये चीज़ें फिर नई शक्ल क्या इख्तियार करेंगी। सबसे पहला सवाल एक आम आदमी के लिए यही होता है कि अब कीमतें बढ़ जाएंगी, अब महंगाई हो जाएगी, तो इस महंगाई का असर जो है वो सबसे ज़्यादा जो आकर पड़ता है वो आम आदमी के लिए, सारफ के लिए होता है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताजर रहनुमा अजमल बलोच साहब। इस वक्त क्योंकि ताजर मुसलसल एहतजाज भी अपने हवाले से कर रहे हैं जो उन पर अब सेल्स टैक्स के मामला चलाए जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि इस वक्त जो सारा महंगाई का ज़िम्मेदार भी कहा जा रहा है वो ये है कि मिडल मैन को और ताजरों के हवाले से कि जो कीमतें कुछ हैं बेच कुछ रहे हैं, आज उसकी भी हकीकत जानेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन PJ मीर साहब ने। मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सिद्दीकी साहब, अब जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें एक तरफ तो महसूलात बढ़ाने का मामला है। जब महसूलात बढ़ेंगे तो वो आसमान से तो नहीं आएंगे, वो लोगों पर ही टैक्सेस का इसका इतलाक होगा। फिर जो बिजली के टैरिफ है उसमें भी ₹1.40 फी यूनिट के इजाफे की बात हो रही है। तो अब अगर ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं सिद्दीकी साहब मंजूर, तो फिर इसका मतलब है महंगाई बढ़ेगी या कुछ और भी बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये थी कि पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये IMF की बुनियादी शराइत नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि आप अपनी जो है वो टैक्सों की चोरी रोक लें, टैक्स का दायरा वसी कर लें, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, तो फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हुकूमत कहती है ये तो सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं जी क्या सियासी तौर पर मुमकिन है? कहते हैं जी पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देंगे, बिजली के नर्ख बढ़ा देंगे, गैस के नर्ख बढ़ा देंगे, GST बढ़ा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे, जो अल्टीमेटली आवाम को मुंतकिल हो जाते हैं। तो और रुपए की कदर जो है गिराने की बात भी होगी आगे चल के, लेकिन जो चीज़ यकीनी है वो ये कि शरह सूद जो है वो बढ़ाई जाएगी। जब शरह सूद बढ़ेगी तो मैं जो आपसे, आलमी मंडी में तेल की कीमतें यकीनन बढ़ेंगी। आलमी मंडी में खाने की जो हम तेल मंगाते हैं और दूसरी अशिया 55 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट करते हैं, वो सब महंगी होंगी उसके साथ साथ। तो मेरा कहना ये था कि बुनियादी तौर पर चूँकि हमने माजरत कर ली कि जो हमारा 10 नुकाती था मंशूर इलेक्शन से पहले कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से जो है वो सर्कुलर डेट होता है, हम पब्लिक सेक्टर के लोग कम करेंगे, उनसे हमने माजरत कर ली। तो यही अल्टरनेट्स हैं। लेकिन जो चीज़ महंगाई के अलावा जो चीज़ सोचनी है, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। जब इस हुकूमत को 4 साल पूरे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो शरह नमू होगी वो होगी 2.6% सालाना, और जब 5 साल पूरे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शरह नमू औसत होगी वो होगी 3.2%। इनको मिली थी 5.5। कर्जे हमारे, आपको पता ही है कि बेतहाशा तेज़ रफ्तारी से बढ़े,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 2018 के मुकाबले में गिरता चला गया, बजट खसारा हमारा बढ़ता चला गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो हमारी लेकिन बढ़ती सिद्दीकी चली साहब, गई। हुकूमत तो ये दावा करती है ना कि 4.6 और 4.9 तक शरह नमू ले जाएंगे। आप ये बता रहे हैं कि 5 साल के बाद सिर्फ वो 3, सवा 3, 3.5 तक आएगी। नहीं, मैंने कहा कि औसतन जो आपकी होगी वो 3.2% सालाना से ज्यादा नहीं होगी। 5 साल जब होंगे सही। और 3 साल की 1.9 है। कहने को आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन अभी जो प्रोजेक्शंस आपने देखी हैं वो ये कहते हैं भारत 6.8% से ग्रो करेगा, 8.3, बांग्लादेश 6.8, पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं 3.4। ये आलमी बैंक का, मैं उसको नहीं कहता, हमारी अपनी प्रोजेक्शंस हैं। मगर जो चीज़ बड़ी खतरनाक है वो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। वो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल वही होगा जो 2017 में था या 2019 में था, जो बहरान था। तो मुझे याद है कि 2016 में अक्टूबर में पाकिस्तान की मईशत रही थी, तो स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट डेफिसिट को जानबूझ के कम करके बताया और मईशत बहरान में आ गई 2017 में। आज फिर स्टेट बैंक के गवर्नर अगस्त में ये कहते हैं कि 2 से 3% सालाना जीडीपी का रहेगी, जबकि ये 2% का मतलब होता है $6 अरब प्लस। अब अगर ये जो है, मेरे हिसाब से ये जो इक़दाम उठाए हैं उसके बावजूद ये $12 अरब से बढ़ेगी। स्टेट बैंक को पता है, हुकूमत को पता है। तो जब आप लीपापोती करके आवाम को फैक्ट्स नहीं बताएंगे तो महंगाई तो बढ़नी है। अब ये इस हुकूमत के दौर में चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। अब ये करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है कि वो चीज़ करें जो उनका इंतखाबी वायदा था, यानी हर किस्म की आमदनी पे टैक्स। वो कोई भी तैयार नहीं है, ना काबीना तैयार है, तो उसमें तो बात करना ही बेकार है। इसके अलावा लीपापोती करेंगे तो मैंने आपको 5 साल की प्रोजेक्शंस बता दी हैं। इसमें अगर कोई डिनाई नहीं कर सकता वज़ारत ख़जाना या स्टेट बैंक इन फिगर्स को, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर जो चीज़, मैं एक जुमला मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम $55 अरब इम्पोर्ट करते हैं। अगर $100 की एक चीज़ इम्पोर्ट होती थी, जब इमरान खान साहब आए थे तो वो $100 की व्यवस्था करते थे 12,400, आज उसके बनने 17,000। तो आप कस्टम ड्यूटी जो ले रहे हैं, सेल्स टैक्स जो ले रहे हैं और दूसरे टैक्सेस ले रहे हैं, वो 17,000 पे ले रहे हैं। तो उसका इसकी एक और चीज़ आप देखिए, बड़ी दिलचस्प है कि आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें 120-125 से ज़्यादा थी तो पाकिस्तान में नर्ख कम थे। आज $80 आलमी मंडी में है तो हमारे नर्ख जो है हाईएस्ट है। ये उसी रुपए के इस पे मैं थोड़ी सी तफसीलात आपसे जानूंगा, क्योंकि खुद हुकूमत कहती है कि पेट्रोलियम लेवी में भी उन्होंने कमी की है, सेल्स टैक्स में भी कमी की है, उसके बावजूद यहाँ पर रेट्स हैं। हम इस पर थोड़ी सी बार बार वो कहते हैं कि खित्ते से कम है, हम कम दे रहे हैं, उसको जांचेंगे कि कैसे है। लेकिन मैं अजमल बलोच साहब से बात करते हैं। अजमल बलोच साहब, इस वक्त हुकूमत जो है वो महंगाई तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा है, जब आप इंपोर्ट में चीज़ें मंगवा रहे हैं वो बहुत महंगी हैं, लेकिन जो आपके ताजरों के हवाले से एक बड़ा अहम मसला है वो है सेल्स टैक्स के हवाले से। आप कह रहे हैं हमारा काम ही सेल्स टैक्स का नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर का, एक्सपोर्टर का है, वो दे चुका होता है, हम तो बीच के लोग हैं और हम तो पे कर चुके होते हैं, हम क्यों उस सारी चीज़ों के लिए करें। तो आपको मामलात आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं या FBR अपनी जगह, आप अपनी जगह खड़े हुए हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो 2001 से चला आ रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी यही सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे। हम ये कहते हैं कि ताजर पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं हमारी बात इनको समझ नहीं आती, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बात बिल्कुल इनकी समझ में नहीं आ रही। और जब बात करते हैं IMF के साथ मुआहदा होता है तो वो बाहर के मुल्कों की तरह होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके मुताबिक मुआहदा करते हैं। इनको चाहिए कि हमारे लिटरेसी रेट को सामने रख के ये मुआहदा करें, जो भी करें। एक टेक्निकल ज़बान में ये सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, ये मुमकिन नहीं है। हमें कहा जाता है कि आप ज़ीरो रेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, आपने टैक्स नहीं देना। भाई, जब हमने टैक्स नहीं देना है तो हमें मुसीबत में क्यों डालते हैं? जब इंपोर्टर के पास 100 रुपये की चीज़ हम 117 रुपये देकर, चाहे मिडल मैन है या हम डायरेक्ट लेकर आते हैं, या मैन्युफैक्चरर के पास, तो टैक्स तो वहाँ वसूल हो जाता है। आगे हमारा मुनाफा चल रहा है, उसके साथ हम चीज़ आगे बेचते हैं। कस्टमर पर सारा बोझ कस्टमर पर पड़ता है। हम कहते हैं कि जब आप हमें कहते हैं कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो हमें एक टेक्निकल बाबू की ज़रूरत होगी। जब टेक्निकल बाबू हम रखेंगे तो वो तो 3-3.5 लाख रुपए का हम पे सालाना बोझ पड़ेगा। हम इतना तो हमारा, देखिए, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं अपनी इनकम पे, वो हम ऑलरेडी, वो भी हम
वो भी टेक्निकल फॉर्म है, उसको हम किसी मुश्किल में भरवाते हैं साल में एक दफ़ा। सेल टैक्स का साल में 12 दफ़ा भरना है और पूरे 12 महीने हिसाब करके रखना है। हम कहते हैं कि हमें इस मुसीबत में न डालें, ये नामुमकिन काम है। यकीन करें ये कभी भी कर नहीं सकेंगे। एक तो FBR की मुझे समझ नहीं आती है कि अगर ये सादा सी बात है हुकूमत को ये बलूच नहीं साहब, कहता है कि आप सादा सी बात है बलूच साहब, तो फिर ये क्यों नहीं समझ आ रही वहां पर, और ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा, इतना पेचीदा क्यों हो गया है? सर मैं वही कह रहा हूं कि ये जब मुआहदा करते हैं IMF के साथ, तो IMF कहते हैं ऐसे करो, ये कहते हैं अच्छा जी ठीक है हम ऐसे कर लेंगे। आगे जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं ये नामुमकिन काम है। ये वो प्रॉब्लम्स है जिनको IMF के लोगों के साथ हमें बिठा दें, हम उनसे बात करते हैं कि जब आप पाकिस्तान से मुआहदा करें तो ऐसा करें इसके लिटरेसी रेट के मुताबिक। हमें क्यों इस मुसीबत, ये टेक्निकल जुबान है, टेक्निकल जुबान पाकिस्तान का ताजर नहीं समझ सकता। ये समझना चाहिए हुकूमत के जिम्मेदारों को। अब मुझे समझ नहीं आती कि FBR ये क्यों कहता है कि आप अब ये असल मसला क्या है। ये कहते हैं जी वो जो 17 रुपए हैं वो जो देकर आते हैं आप इंपोर्टर को और मैन्युफैक्चरर को, वो चोरी हो जाते हैं, वो हमारे पास पहुंचते नहीं है। अब आपका बंदा मौजूद होता है वहां पे, अगर आप FBR आज दिन तक ऐसी कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ला सका कि उस टैक्स को जो इनका डायरेक्ट टैक्स इनको आना है उसको ले नहीं सक रहे, इनका बंदा बीच में इन्वॉल्व है जो चोरी कराते हैं, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ताजिर का क्या कसूर हो सकता है? ये जिम्मेदारी FBR के उन एहलकारों की है जो वहां मौजूद होते हैं। असल में करप्शन ही वो ऐसा एक हमारे दाग है हमारे ऊपर कि इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हर इदारा भरा पड़ा है। चले FBR को तो ठीक कर ले, FBR में तो नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा मैं PJ मीर साहब, आप ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जो मामलात मईशत के हवाले से और जो हो रहा है और जो अगले आने वाले 1 साल के अंदर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये होगा, तो ताजरों के भी मसाइल हैं, लेकिन एक आम आदमी जो है वो, जिससे आप भी गुफ्तगू करते हैं, आप भी मिलते हैं, वो महंगाई का रोना रोता है कि हुकूमत है, जो इम्पोर्ट हो रहा है वो भी महंगा है, जो लोकल है प्रोडक्शन वो भी महंगी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हुकूमत खुद भी इस बात को मानती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब महंगाई हुकूमत भी मान रही है कि बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये गवर्नेंस में इश्यूज़ हैं कि उन चीज़ों को काबू ही नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पर लूप होल्स हैं और उसके असरात एक आम आदमी तक आ रहे हैं। मीर साहब। मुदस्सिर, अभी जो शाहिद साहब ने बात की है, शायद इज एन एक्सपर्ट, इनको मैं कम से कम 20 साल से देख रहा हूँ। आई मीन इनके जो एनालिसिस, इनके जो आप कह लो कि तज्जिए होते हैं, बहुत ही लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, दुनिया में महंगाई होगी तो वो पाकिस्तान क्या सारी दुनिया को अफेक्ट करेगी। लेकिन अभी जो अजमल बलोच साहब ने बात की है, दैट इज लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड। क्योंकि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB, वो आपको इंटरनेशनल लेवल के वो बड़ी ऊंची किस्म सुलझी हुई कौमों की आपके साथ बात करेंगे और आप कहेंगे कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पे रहो। हमारा ये नेट जो टैक्स बेस है वो बिल्कुल आप कह लो फ्रेगमेंटेड है ही नहीं है लिटरली। हम कहते हैं टैक्स दो, ये गवर्नमेंट कहती है हाँ जी इधर हम सब्सिडी दे देंगे, इधर इसको माफ कर दो, रेडी वाले को माफ कर दो, उसको कर दो। जब आप इस तरह की बात करेंगे और जो कंडीशंस ये जो बलोच साहब बात कर रहे हैं, जो IMF या दूसरे आपको लगाएंगे, वो टैली नहीं करती है, वो बिल्कुल एग्री नहीं करती है एक दूसरे के साथ। सो इनको बताना पड़ेगा IMF वालों को, लीडर्स को, कि देखो इस वक्त हमारी इकोनॉमी इस तरह चल रही है, आपने जो कंडीशंस लगाई थी फॉर एग्जांपल ब्लैक इकोनॉमी की, हमने उसको ठीक की है। आपके FATF के जो 27 पॉइंट्स में से 26 हमने कर दिए हैं, बट इट विल टेक टाइम, ये ओवरनाइट नहीं होगा। अभी तो इनको मुसीबत आगे अफगानिस्तान में आएगी, आप देखें इनके साथ होता क्या है। तो ये मैं आई एग्री विद अजमल साहब के बात सुनो, आप इनको बताओ कि हमारी इकोनॉमी चल किस तरह रही है। हमारी इकोनॉमी उस तरह नहीं चल रही जिस तरह बरतानिया की, अमेरिका की या यूरोप की इकोनॉमी चल रही है। हमारी बड़ी एक आप कह लो कि एक रेयर किस्म की कमोडिटी है जो चल रही है इस खिते के अंदर, इवन इंडिया फॉर दैट इंस्टेंस। सो मैं समझता हूँ हमें यहाँ बैठ के ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट हमें यहाँ मार्केट रेगुलेटर चाहिए जो कि इमीडिएट आपको जो फायर फाइटिंग आपके साथ आप जो आती है गरीब की, उसके साथ एक फायर फाइटिंग आती है। मार्केट रेगुलेटर होता है, एक आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है। जब ये चीजें आपकी मार्केट में आ जाएंगी, मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो जाएगी। ओवरनाइट अगर आप कोई सोल्यूशन लेते हैं एडोकिज्म पे, दैट विल नॉट वर्क, एंड आई एम श्योर शायद साहब विल एग्री विद इट। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क एट इट।
और साथ साथ मैं समझता हूँ मुदस्सिर कि हमारे हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको चाहिए कि लोगों को बताएं भाई देखो इस तरह की प्राइसेस आ रही हैं। अब हम कह रहे हैं भाई हमारा सबसे सस्ता पेट्रोल है, लेकिन आप उनकी आप देख लो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। आप इकोनॉमीज को देखो ना, जीडीपी ग्रोथ उनकी कितनी है, हमारी कितनी है। तो ये हम इसको नहीं कह सकते कि हमारी बिल्कुल बेशक वो है सस्ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दूसरी इकोनॉमीज के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन एक चीज़ मैं शायद हसन सिद्दीकी साहब से जानूंगा। शायद साहब, आप हमेशा से बात करते हैं कि टैक्स के जो मामला है उसको बेहतर नहीं किया गया, लेकिन मैं ये जो अभी डिटेल्स पढ़ रहा था IMF के साथ जो बात हो रही है सर, वो तो 58 से 63 जो है वहाँ तक ले जा रहे हैं, यानी कि 58 खरब से अब 63 खरब रुपए वो रेवेन्यू। इसलिए वो कह रहे हैं कि जी टैरिफ के अंदर भी इजाफा हो, बाकी चीज़ें भी, इनकम टैक्स में भी कुछ सेगमेंट्स के अंदर वो कहते हैं इजाफा किया जाए। तो ये तो एक अच्छी बात नहीं कि मुल्क की आमदन जो है वो बढ़ेगी IMF से अगर ये मामलात हो जाते हैं, और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आगे जो किस्त है उसका भी रिलीज़ होना बड़ा जल्दी और बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये खुशाइंद बात नहीं है? देखिए, बात ये थी कि अगर मैं आपसे कभी कहूँ कि किसी छुट्टे वाले दिन 1993 से IMF से जो मुज़ाकरात हमारे हुए हैं और जो टर्म्स तय हुए हैं, ये वही हैं जो 93 में थे, जो 97 में थे, जो 2002 में थे। ये 25 साल से यही ड्रामा चल रहा है। अल्टीमेटली जो होगा वो ये होगा कि एक मिनी बजट टाइप चीज़ आएगी जिसमें आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे। अभी मीर साहब जो ने बेस की जो बात की थी ना, टैक्स देने का बेस, हुकूमत को उसमें दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं करना चाहती है। IMF का अगर मैं आपसे कहूँ, उनका मकसद वही है जो वो मईशत को चाहते हैं कि हम इस तरीके से कमज़ोर बुनियादों पर रखें ताकि जो इस्तेमाली ताकतें हैं, जो उनके मकासद हैं, न्यू ग्रेम के मकासद हैं, हम उनके दस्ते नगर रहें। उनको क्या दिलचस्पी है कि आवाम की फलाह बहबूद हो। वो कहते हैं मईशत को स्टेबलाइज करें, जो हार्ट अटैक की बात करते हैं। तो वो तो 88 से कह रहे हैं हमें। हमारा मसला हुकूमत क्यों नहीं चाहती है? हुकूमत का तो सर मंशूर में था कि वो ये तमाम तर चीज़ें करेगी। सिद्दीकी साहब, हुकूमत क्यों नहीं चाहती? देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, जो इंतखाबी मंशूर उन्होंने दिया था वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जब जो लोगों को आपने टिकट दिए, जिन लोगों को शामिल किया जो काबीना में है, वो इस हुकूमत को गिरा देंगे अगर उन्होंने कोशिश की। लेकिन इससे आगे एक और जुमला बता दूं कि हमारा जब NFC अवार्ड आया था तो वो 2010 में आ गया था। 2013 से 2018 तक जो सूबाई इशूज़ थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने वही किया था जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने किया था 5 साल तक, या सिंध ने किया था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने जो वायदे थे पेट्रोलियम के प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ाने के थे, उन्होंने कहा था कि तालीम और सेहत को हम 7.6% ऑफ GDP ले जाएंगे। तो ये तो 9 साल हो गए वहाँ पर नहीं किया। तो ये आज उनकी मजबूरी नहीं है, उस वक्त भी नहीं किया था। हमारा मसला है फ्यूडल कल्चर का। हम लोग जो हैं वो अशराफिया की मईशत हैं। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि हमारी एलिट्स की है, अब एलिट्स में आप जिसको भी चाहें माफिया को शामिल कर लें, कार्टल्स को कर लें, जो भी कर लें, हमारी एलिट्स की मईशत है। और एक बैरूनी अशराफिया है जो IMF है, अमेरिका है, दूसरे लोग हैं, उन सब का एक गठजोड़ है। मैं आपको जो मिसाल दे रहा था उस वक्त बात कर रहा था कि देखिए, मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ, हमने रुपए की कदर गिराई है, गिरी नहीं है, हमने गिराई है। दस्तावेजी सबूत है। मैं एक और आपको बात बताता हूँ। देखिए, कुछ एक जुमले में अगर मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत ने आने के बाद जो फैसले किए, ना उसका जवाज है, ना वो काबिल फ़हम है, और ना कल को कटहरे में खड़ा किया तो दिफा कर पाएंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। पहले आए बुनियादी तौर पर हमें पता था कि या आप इस्लाहत करें या IMF के पास जाएं। अगर चीन आपको 10 अरब डॉलर भी दे दे तब भी आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ से। तो इन्होंने 9-10 महीने गुजार दिए और कहा जी हमसे गलती हो गई, चले गए, ठीक है। लेकिन जो तमाशा हुआ वो ये हुआ कि उसके बाद आपने बड़े अरसे तक उसको शरह सूद को 13.25 रखा, रुपए की कदर गिराई, 6,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन पेंडेमिक के बाद जो कुछ हुआ वो इतना खौफनाक है कि आपने दुनिया में सबसे ज्यादा शरह सूद में कमी कर दी और 13.25 से 7% पर ले आए। फिर आप ये देखिए कि उन्होंने तामीराती सेक्टर को कंसेशन दिए, काला धन लगा दें। तो सनतकारों ने कहा जी फिर हम भी वहीं जा रहे हैं, तो उनका जी आप भी करें। तो फिर सस्ती शरह दे के उस वक्त मैंने कहा था सितंबर 2021 में कि जनाब ये तो लोग गाड़ियां और इम्पोर्ट्स करेंगे, वो उन्होंने बेतहाशा कर ली। और अब आपका एक 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ है पिछले 15 महीने में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ स्टेट बैंक से कि जनाब सितंबर 2020 में जब ये बढ़ना शुरू हो गया और आपको पता था कि लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं,
उन्होंने जो है अपनी पिछली रिपोर्ट में लिख दिया है कि सर, गाड़ियां लेकिन खरीद ली, उसके बावजूद जो है वो इस तरफ तवज्जो हुई नहीं है। ये भी बड़ा एक अहम मामला है। मसाइल दर मसाइल हैं हुकूमत के और उसमें दरमियान। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अजमल बलोच साहब, जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफसील के साथ हम कोशिश की कि गुफ्तगू ये हो जाए, लेकिन जो मामला आसान है, सादा है, उसको हल होना चाहिए। वो हल क्यों नहीं हो पा रहा, ये हुकूमत को जवाब देना है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि ई कॉमर्स, जहाँ पर पाकिस्तान में डिजिटल पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ पर भी अब टैक्सों की क्या भरमार होने वाली है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग आप देखते हैं कि यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़राए ऐसे हैं, गूगल के ज़रिए, जहाँ से वो अपना काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग जिसे बोलते हैं उस पे, और वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, और डॉलर्स की आमदन हो रही है उन लोगों को। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि एक तो उनके लिए कोई कानून की बात हो रही थी, फिर साथ ही साथ वहाँ जो रेवेन्यू वो इकट्ठा कर रहे हैं उस पर टैक्सेस के हवाले से अब काबीना में ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं, एज ए यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, उनसे अब टैक्स वसूल किया जाएगा। जो लोग नॉन रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड भी होंगे तो उनके लिए भी टैक्स होगा, उसका तरीक़ाकार कदम मुख्तलिफ होगा। तो ये एक तरीक़ाकार है। क्या पाकिस्तान में इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है कि जहाँ पर अब हुकूमत ये सोच रही है कि इन पर भी टैक्स हो? और सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में क्या इतने मौके भी उन लोगों को, इतनी फैसिलिटीज़ भी उन लोगों के पास मौजूद हैं जिन पर अब ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, और दुनिया में इसका तरीक़ाकार क्या है? पाकिस्तान में कितनी बड़ी यहाँ पर रेवेन्यू की मार्केट है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब, CEO हैं ई कॉमरेड कंपनी के। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अहमद साहब आपके वक्त का। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो टैक्स लगाने वाला मामला है, ये पाकिस्तान में क्या इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है कि जहाँ पर ये टैक्स लगाया जा सके और उनसे रेवेन्यू लिया जा सके? अच्छा, सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में अभी ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, अभी ये ग्रो हुई नहीं है, तो इस्टेब्लिश होने में काफ़ी साल लगेंगे। तो ये राइट टाइम नहीं था टैक्सेस लगाने का। उसके रीज़न ये है कि देखें, दुनिया में आप किसी भी मुल्क में देख लें, जब भी कोई नई इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, तो उसको सहूलियात दी जाती हैं। पहले उन्हें सहूलतें देते हैं, उन्हें इस्टेब्लिश होने का टाइम देते हैं, जब वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं फिर टैक्सेस लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इशू है कि देखें, अभी तो स्टार्ट है। अमेज़ॉन को अभी पाकिस्तान में आए कुछ 4 से 5 महीने हुए हैं, पाकिस्तान से अमेज़ॉन की ID बनती है, आप काम करना शुरू हुए हैं, तो अभी से ये टैक्सेस लगा देना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं FBR के रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में मेरा टैक्स होता है, मैं फाइलर हूँ, टैक्स पे करता हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए आ रहे हैं अभी फ्रीलांसिंग में। सही। अब देखें, उन्हें गवर्नमेंट कह रही थी हम बिजली के बिलों में टैक्सेस लगाएंगे, या वैसे देखें इससे बड़ा टैक्स क्या कैसे है? लगेगा बिजली के बिलों में टैक्स से? मतलब वो तो किसी के भी टैक्स लग सकता है। हर घर में अब तो पाकिस्तान में तकरीबन को करोड़ सवा करोड़ लोगों के घरों में डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो ये कैसे लगाएंगे? बस ये वो जिस तरह पहले टेलीविज़न लाइसेंस का था कि जिस घर में भी इंटरनेट होगा उनको लग तो ये रहा कि सबको लग जाएगा, और फिर जो आएगा कि जी मैं तो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा, तो उसका फिर वेव ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पहले सहूलतें चाहिए। अब देखें, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे क्लाइंट के साथ मीटिंग तय है जूम पे, वो US में बैठा है, कनाडा में बैठा है, बिल्कुल एंड टाइम पे पता चलता है जी इंटरनेट का मसला बन गया। और ये अक्सर होता है, अच्छे से अच्छा कनेक्शन लगवा के भी। तो अभी तो हमें 5G हमारे पास नहीं है। फिर आप हमारे कुछ एरियाज़ ऐसा देख लें, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएँ, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले ये सहूलतें देने की ज़रूरत है। मैं आपको इंग्लैंड की एग्जांपल देता हूँ। मैं इंग्लैंड में था 2012 से, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो शुरू के 1-2 साल तक तो हमें जो वहाँ का HMRC डिपार्टमेंट है वो पूछता ही नहीं था। हालांकि हम बिज़नेस कर रहे थे। ये तो डिजिटल लेबर है ना जो फ्रीलांसर्स हैं, बिजनेसमैन को उन्होंने इतनी सहूलतें दी कि अभी आप इस्टेब्लिश हों, अभी ठीक है, 2-3 साल 4 साल के बाद जाके टैक्सेस लगे। किसी भी मुल्क में जब कोई नई चीज़ आती है तो पहले उनको सहूलतें देके इस्टेब्लिश किया जाता है, इस्टेब्लिश होने के बाद टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है कि हम यूथ को मोटिवेट करें कि देखें जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, हम उनको मोटिवेट करें आप फ्रीलांसिंग करें। वो कहें जी हम फ्रीलांसिंग भी करें, यानी अपनी गवर्नमेंट को वो जॉब का नहीं कह रहे, खुद से अपना काम ढूंढ रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। एक बंदा फ्रीलांसिंग करता है, अपने पास 10 एम्प्लॉयज़ रख लेता है, वो जॉब क्रिएटर है। सबके जो पैसे हैं वो डॉलर्स में आ रहे हैं बाहर से। अब इसका नुकसान अच्छा, इसमें अब क्या हो सकता है कि अगर किसी की मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि
3-4 हज़ार डॉलर किसी पे आ रहा है तो सर उसको टैक्स तो देना चाहिए ना। अहमद साहब, इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो कमाई कर रहा है तो टैक्स अपनी बिल्कुल भी ना दे। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि राइट टाइम नहीं है उन पे टैक्सेस लगाने का। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि वो बेचारा अगर 3-4 हज़ार डॉलर कमा रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है ना, फ्रीलांसिंग करके। देखें, इससे बड़ा क्या टैक्स है कि डॉलर आपके मुल्क में लेके आ रहा है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? बच्चा 4,000 डॉलर कमा रहा है, उसके घर का खर्चा 500 डॉलर, वो 500 डॉलर पाकिस्तान मूव कर लेगा, क्योंकि पैसा तो सारा बाहर के बैंकों में आता है। सही। ट्रांसफरवाइज में आता है, पियोनियर में आता है, मोन्जो है, रिवॉल्ट है, डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं जो बाहर के, वहाँ पे पैसा वो फिर बाहर ही रख लेगा क्योंकि वो सिक्योर फील करता है। सही। अभी हमारे बैंकिंग सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि फ्रीलांसर्स का पैसा जब बाहर से वो पाकिस्तान मूव करते हैं, बाज़ दफ़ा उन्हें एक हफ्ता लग जाता है अपने वही पैसे रिलीज़ करवाते हुए जो उनके पैसे हैं। बैंक में आ गए हैं, बैंक कह रहा है आज ये डॉक्यूमेंट लें, आज ये लें, भाई वो तो पैसा बाहर से लेके आ रहा है, बाहर लेके तो नहीं जा रहा। जब लेके आ रहा है उसमें तो कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जो पैसा लाने पे प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। सही। तो अभी इन सहूलतों की जरूरत है। प्रॉपर अच्छा, सहूलियात की बात करते हैं तो पेपाल और पाइनियन वगैरह इस तरह के जो है तो वो पाकिस्तान में हुकूमत को भी और उन चीज़ों को भी चाहिए ना उनके साथ कर लें, ताकि यहाँ पर डायरेक्ट ही उसकी लैंडिंग हो जाए, फ़ायदा गवर्नमेंट को भी, यहाँ के जो जितने भी लोग हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फ्रीलांसर हैं, उनके भी फ़ायदा नहीं हो जाएगा फिर ऐसे? बिल्कुल ऐसा है। पेयोनियर का तो अभी अकाउंट बनता है पाकिस्तान से, पेपाल अच्छा। का काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक। पेपाल पे हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अमेज़ॉन पे भी हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, पूरे 2 साल की मेहनत के बाद अमेज़ॉन को पाकिस्तान लाने में कामयाब हुए। पेपाल पे भी लगे हुए हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, लेकिन वो सहूलियात अभी नहीं है हमारे पास जो कि होनी चाहिए। अच्छा, इसका एक और नुकसान पता क्या होगा कि अभी देखें हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको भी मैं रिलेट करता हूँ यहाँ से। अच्छा। क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो फ्रीलांसर्स हैं वो ग्रुप्स बना के चले जाते हैं घूमने के लिए। जी। कुछ अर्सा पहले हमारे कुछ दोस्त गए थे, 10 दिन का प्लान करके 5 दिन के बाद वापस आ गए थे कि इंटरनेट नहीं था, काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब वही लड़के जो वहाँ से वापस आए थे वो घूमने के लिए चले गए टर्की। अब वो फ़ायदा तो टर्की को हुआ ना, उनके पास डॉलर्स तो पाकिस्तान में आ गए, अब उन्होंने टिकट खरीदी, वहाँ जाके 15 दिन लगा के आए, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो पैसा तो वहाँ पे कमा रहे हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये सहूलतें दे दे, इंटरनेट की बेहतरीन सहूलतें नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो जो भी बच्चे सैर करने के लिए जाएंगे, साथ अपना काम भी करेंगे, फ्रीलांसर को यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि वो कहीं भी बैठ के काम कर सकता है। तो अगर उसके पास इंटरनेट की बेहतरीन सहूलत होगी तो वही टूरिज़्म का पैसा हमारे मुल्क को मिलेगा। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ये जितना भी ई कॉमर्स से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितने डॉलर्स जो है पाकिस्तान आ रहे हैं? ये रफली अगर मैं पूरी मार्केट की बात करूं, पूरी ई कॉमर्स की जो पाकिस्तानी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, 300 से 500 मिलियन डॉलर्स की है मार्केट। अच्छा, और ये बहुत बड़ी नहीं है फिर, 300 to 500 मिलियन डॉलर। सही। लेकिन हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। देखिए अभी हमें तो एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें अफसर, तो ये 2 साल में तो ये कितनी बड़ी हो बिलियन डॉलर तो मिनिमम हमारा टारगेट है, 1 बिलियन डॉलर। अच्छा। और इससे ऊपर भी जा सकता है, 5 to 10 बिलियन डॉलर तक भी हो सकता है, जिस तरह से अभी मार्केट ग्रो कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी को अमेज़ॉन के रिलेटेड, ईबे, डिजिटल मार्केटिंग, सबसे ज़्यादा जो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग हायरिंग पाकिस्तान से कर रहे हैं। आप अपवर्क के अकाउंट पे आप कोई भी बंदा जाके अपवर्क का अकाउंट खोलें, अमेज़ॉन VA लिखें, आपको टॉप 10 में 7-8 पाकिस्तानी मिलेंगे। सही। तो हमें अभी ग्रो करने का टाइम है, दुनिया में अभी हमारा नाम बन रहा है, अच्छा नाम बन रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान का ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। अभी मजीद ग्रो करने दें, उसके बाद फिर टैक्सेस भी। अच्छा, आपने कह रहे बन रहा है नाम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त वो देख भी रहे होते हैं, वो कहते हैं पैसा कैसे कमाया जाए। आप करते हैं अमेज़ॉन की बात कर लेते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे क्या तरीक़ाकार क्या अपनाना है कि अगर वो भी उसी तरह से पैसा कमा सके, घर में बैठे ख़वातीन हों, मर्द हों, क्योंकि रोज़गार तो नहीं उस तरह से है पाकिस्तान में, तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? उसमें मुदस्सर भाई देखिए, सबसे पहले स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत होती है, जिनके पास हैं ऑलरेडी कोई भी स्किल है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, उनको ये नहीं पता कि घर बैठ के पैसे किस तरह कमाने हैं। अपवर्क और फाइवर जो इंटरनेशनल साइट्स हैं जहाँ पे सर्विसेज बिकती हैं, वहाँ पे जाके अपने सर्विसेज बेचें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वहाँ पे जाके सर्विस बेचें, अगर आप अमेज़ॉन की VA हैं वहाँ पे जाके सर्विसेज बेचें, फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं, यूट्यूबर हैं, एडिटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे जाके सर्विसेज बेचेंगे, आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आप जानते हैं US UK में मिनिमम वेज उन्होंने एक सेट की होती है। अब US में मिनिमम वेज तकरीबन $15 पर आवर है। वहाँ पे आप किसी से काम करवाएंगे $15 का 1 घंटा, पाकिस्तान में वही बच्चा आपको $5 में काम कर देगा।
सही। तो बाहर के जो लोग हैं वो तो प्रेफर करते हैं कि वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के लोग जो हैं, फिलीपीन है, यहाँ के लोगों से वो काम करवाते हैं क्योंकि उनका काम सस्ते में हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि जो यूरोप है, वेस्ट वर्ल्ड है, अमेरिका है, कनाडा है, तो उनको टारगेट यहाँ पे बैठे हुए बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छा। उनको अच्छी प्राइस पे ज़ाहिर है उनकी उसमें सेविंग हो रही है ना, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, सही। यहाँ पे कम पैसों में उनका काम भी हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। तो स्किल सीखे, कोई भी स्किल आप सीख लें, जो ऐसी स्किल जो आप घर बैठ के बेच सकते हो, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है। अहमद साहब, आप इतने अरसे से इस पे काम कर रहे हैं, आप क्या हेल्प आउट करते हैं कि जब ये कोई क्या सीखा क्या जाए? वो करेंगे कि आप कह रहे स्किल सीखें, ये सीखें, वो कह रहे करना कैसे है? मेरे जैसे लेमैन आदमी है, उसको क्या पता कि कैसे करना है? नहीं, हम लोग अभी इसमें स्किल्स सिखाते हैं, मल्टीपल स्किल्स सिखाते हैं। अमेज़ॉन की अगर हम बात करें, अमेज़ॉन वीए की होती है, एक अमेज़ॉन में प्राइवेट लेबल होता है आपका अपना ब्रांड, उसका अलग से काम सिखाते हैं। फिर एक FBA होलसेल होता है, फिर ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, फिर eBay आ जाता है, फिर इट्सी आ जाता है। फिर आप सिर्फ अगर हम स्किल की बात करें, जस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश अच्छी है तो आप सोर्सिंग की सर्विसेज दे लेते हैं, आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप वो बेच लेते हैं। ये सब कुछ हम सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, जब बिगनर के तौर पर हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अली, वो इंग्लिश भी अच्छी है, हार्ड वर्किंग भी है, देख भी सकते हैं सारा यूट्यूब, ये वो हर चीज़, तो इसका मतलब है कि वो कितना अरसा एक लगता है कि इन चीज़ों में सीखने के लिए फिर वो अपने इस काम को कर लें? मुदस्सिर भाई, सीखने की अगर हम बात करें तो वो 2 से 3 महीने होते हैं। अच्छा। उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस है ना, यानी जो इसमें टॉपिक्स है ना वो कवर हो जाता है आपके 2 से 3 महीने में। वीकेंड पे क्लासेस होती है हम लोगों की और जहाँ से भी लोग सीखते हैं, तो बड़ा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है, तो इट्स नॉट हार्ड। आप सही। सीख के 2 से 3 महीने में सीख के आहिस्ता आहिस्ता अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, काम करते जाते हैं, तो अर्निंग के चांसेस 5 से 6 महीने के अंदर आपको अर्निंग के काबिल हो जाना चाहिए। और जो भी जिसके पास भी स्किल्स है ना, मैं ये नहीं मानता कि आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं और आपके मुझे काम नहीं मिल रहा। सही। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज और ये वो क्लासेस, अकेडमीज इस तरह के मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जहाँ से ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं? बिल्कुल हैं। हमारे अपने सेंटर्स हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, और उसके अलावा ऑनलाइन भी होता है क्योंकि सही। हर शहर में तो पॉसिबल नहीं होता फिजिकल क्लासेस। और सीखने की बात वही होती है, आप फिजिकल भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो जूम पे हमारी क्लासेस होती हैं, घर बैठ के ही सीखते हैं और फिर घर बैठ के ही अर्निंग करते हैं। सही। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने स्टार्ट भी किया, वो कर रहे हैं यार, कर रहे हैं, लेकिन वो जो एज है ना, वो एक क्लिक होती है जिसे क्लिक बोलते हैं, वो क्लिक नहीं कर पाते। मेहनत भी कर रहे हैं 3, 4, 5, 6 माह, 8 माह, साल, लेकिन वो उनको क्लाइंट नहीं मिल पा रहा होता, वो क्लिक नहीं कर पा रहे होते। तो वो कहाँ हर्डल्स होती हैं और क्या वजूहत होती हैं उसकी? देखिए, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको थोड़े पैसों से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया, आपके पास एक स्किल्स है अमेज़ॉन वीए की, आप देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे $10 फी घंटा पे काम कर रहे हैं, तो आप $3 या $4 पे स्टार्ट कर दें। बिल्कुल आप कम पैसे ले लें ना, क्योंकि अभी आप नए हैं। सही। जो आपके वहाँ पे रिव्यूज़ आते जाएंगे और आपके घंटे चलते जाएंगे, आपकी प्रोफाइल बनती जाएगी, तो फिर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो $50-60 पर आवर भी चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। अच्छा। $60 पर आवर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक हिस्ट्री चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि लोग काम सीख के उनको कोई लोकल क्लाइंट मिल जाता है ना, वो उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, उससे डायरेक्ट पेमेंट ले लेते हैं। अब मसला ये है कि आपने 1 साल काम कर लिया, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखते हैं तो आप फिर जीरो पे खड़े होते हैं। तो आपको डे फर्स्ट से, बेशक लोकल क्लाइंट हो, उसको कहें जी मुझे आप काम दें अपवर्क के थ्रू, ताकि वहाँ मेरे पास रिव्यूज़ आएँ, मेरे वहाँ पे हिस्ट्री बने। तो जब आपकी हिस्ट्री बन रही होगी, 20% लेगा अपवर्क आपसे, लेकिन उसके बदले देखें ना, वो आपको एक रिकॉर्ड बना के दे रहा है। बिल्कुल सही। आपने किसी को भी 2 साल प्रोफाइलिंग होती है, प्रोफाइल हो रही, प्रोफाइल बन रही है, आपने किसी को बताना है तो डिटेल नहीं बतानी, सिंपल एक लिंक भेज देना, जी मेरे प्रोफाइल जाके देख लें मैंने आज तक कितना काम किया। तो अगर आप अपवर्क और फाइवर से स्टार्ट करें, थोड़े पैसों से स्टार्ट करें, शुरू में कुछ रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, रिव्यूज़ भी आ जाते हैं, आपकी अच्छी जॉब भी मिल जाती है। एक सवाल बड़ा अहम है, आप सब पाकिस्तान में तो तकरीबन इस वक्त को 2-2.5 करोड़ वो बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश भी बेहतर है, जो ग्रेजुएट भी हैं, जो सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान का कोई 10-20 लाख बच्चा ये काम आज शुरू करे तो अगले 8-10 साल में वो चला जाए? और क्या इतना ज़्यादा ये ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग का काम है भी दुनिया में? बिल्कुल है। पहली चीज़ तो ये है कि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन कोविड के बाद आप सब लोग जानते हैं कि 2 से 3 गुना सारे बिजनेस बूम किए हैं जो ऑनलाइन के थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम सबको ये नहीं कह रहे कि सारे अमेज़ॉन सीखें। सही। दुनिया में इतने सारे काम हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं। आप किसी को वर्चुअली असिस्ट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे गोरे ऐसे हैं जो अपना एक असिस्टेंट हायर कर लेते हैं ऑनलाइन ही,
अच्छा। उसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए, वो आपने बुक करके देनी है, उसे टिकट चाहिए, वो आपने बुक करके देनी है, होटल अच्छा। उसका आपने बुक करना है, उसके घर में प्लम्बर का काम है, वो आपको कहेगा, आप ऑनलाइन ढूंढेंगे सारा सब कुछ करके उसके घर उस टाइम पे बंदा भेज देंगे। देखिए मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इतनी मार्केट बिल्कुल है, दुनिया डिजिटल की तरफ ही जा रही है और बहुत ज़्यादा जा भी चुकी है, मज़ीद भी जा रही है, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब आपको ये है कि आपको चूज़ करना है कि आप अपने आप को किस फील्ड में, किस एरिया में बेहतर समझते हैं। जहाँ पे आप अपने आप को बेहतर समझेंगे, आप वो वाली स्किल सीख के वो वाली स्किल प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। और अमेज़ॉन के अंदर भी ऐसे नहीं है कि एक ही स्किल है, उसके अंदर भी मल्टीपल है। कंटेंट राइटर अलग होता है, फोटोग्राफर अलग होता है, लिस्टिंग क्रिएशन का बंदा एक अलग होता है। अगर आप वो काम सीख के सिर्फ PPC जो स्पॉन्सर ऐड चलते हैं, आप जस्ट वो स्किल सीख के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो जब आपके पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं, आप वो सारी गिग्स लगाते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे जाके अकाउंट बनाते हैं, तो आपके जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सही। तो ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए पोटेंशियल है, क्योंकि वो जो लेबर की बात कर रहे थे आप, वो यहाँ पर सस्ती है, पाकिस्तान में, फ़िलिपीन में, बांग्लादेश में, श्रीलंका और इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर ज़्यादा वो गोरे का फोकस भी इधर वो ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर है कि ये जो काम शुरू होता है उस पर आप समझते हैं कि ये देर पा भी है कि अच्छा एक क्लाइंट मिला है, दूसरा नहीं मिला है, फिर बैठे हैं आप। तो जॉब तो ये होती है ना अहमद साहब के, बंदा मुस्तकिल है, यकुम को सैलरी आ गई है, सुकून यहाँ चल रहा है, यहाँ हो ना हो तो बच्चे तो फिर परेशान हो जाते हैं ना इसमें। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आप हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, उसमें ऐसा होता है कि आपको जॉब हर दफ़ा नया बंदा मिलता है जॉब के लिए ना, क्योंकि आपने एक लोगो बनवाना था, आपने एक कार्ड बनवाना था, बनवा लिया, बात ख़त्म होगी। हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि आप जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है, अमेज़ॉन है, ईबे है, इट्सी है, ये चीज़ें सीखें। इसमें आपके पास क्लाइंट कई साल तक चलता रहता है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है ना, तो आप रेगुलर उसका काम देख रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसी स्किल्स होंगी तो, और अगर आपके पास दूसरी स्किल्स भी हैं जो वन टाइम होती हैं, तो आपकी जितनी अच्छी प्रोफाइल बन रही है, आपके उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको 1 महीना काम मिल गया, 2 महीने मिल गया, फिर आप बैठे हुए हैं। पहला स्टेप ही थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपको 10-20 क्लाइंट आपके हो जाते हैं, आपके रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो उसके बाद जॉब्स आपको मिलती रहती हैं। फिर तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मतलब लिमिट अपने आप को, काम को लिमिट कर देते हैं कि मेरे पास अभी इतने घंटे काम है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा वक्त भी आता है। हाँ, जब ऑब्वियसली कि जब वो $50 पर आवर के हिसाब से चार्ज करना शुरू कर देंगे तो फिर तो उनके पास काम बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अहमद साहब, बड़ा तफसील के साथ। एक तो हमने ये बात की है कि हुकूमत जो टैक्सेस लगा रही है, पहले सहूलियात दिया जाए, और ये जो डॉलर आ रहे हैं उस डॉलर को आने दिया जाए, वरना ये डॉलर वही जो नौजवान है वो बाहर रोक लेंगे तो फिर सूरत हाल बड़ी नज़र आएगी। और दूसरा, इस ई-कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप भी हमारे पास मौजूद है। हाफिज़ अहमद साहब हमारे साथ CEO ई-कॉमरेड मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। और अब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान तो हो गया था, लेकिन अब उस ऐलान को दोबारा से रीशेड्यूल करने की बात हो रही। कब फिक्स होगा, कौन से खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि नेशनल T20 के हवाले से जो बातें हो रही थी उसमें जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया था उनकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ थी, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए वो यहाँ पर स्टार्स बने हुए नज़र आ रहे हैं परफॉर्मेंस से। हम बात करेंगे, एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़ राजा और चीफ सिलेक्टर और कैप्टन क्या सोच रहे हैं, कब तक ये फिक्स हो सकता है नए स्क्वाड के हवाले से, क्योंकि अब वक्त तो बिल्कुल ही कम रह गया। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि 7 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्वारंटाइन होना है अगले 1 हफ्ते के लिए, और 2 दिन का क्वारंटाइन मुकम्मल करने के बाद टीम फिर LCCA क्रिकेट ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग भी करेगी। इस वक्त रमीज राजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज राजा के दरमियान मुलाकात जारी है, और ये मुलाकात तकरीबन 3:30 बजे शुरू हुई है, तो 1.5 घंटा हो चला, ये मुलाकात अभी भी जारी है। आज शाम से पहले जो 1-2 तब्दीलियों के बारे में बातें की जा रही हैं, क्योंकि सुहेब मकसूद के टेस्ट तो क्लियर आ चुके हैं, मगर उनकी कमर में अभी भी तकलीफ है। आजम खान की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात थे, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि फखर जमान जो है उनको स्क्वाड के अंदर शामिल करने के हवाले से इत्तेफाक है। तो सुनने में जो आ रहा है उसको रहने दें, आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर बड़े एक अरसा हो गया, 12-15 साल, अंदर की खबर क्या है वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अंदर की खबर यह है कि मोइन खान का बेटा आजम खान है, वो चाहते हैं, और चेयरमैन PCB पे प्रेशर है कि वो भी टीम के साथ जाएं। सही। इसके अलावा टीम इंतजामिया का प्रेशर है कि आपको खुशदिल शाह को और सुहेब मकसूद पे ट्रस्ट करना चाहिए, बजाय कि आपको आजम खान पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो एक तो आजम खान के मसले के ऊपर
अब चूंकि अकोमोडेट किया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुदस्सिर उनका वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जगह बनाना वो इतना कोई अच्छी सिलेक्शन नहीं कह सकते हैं। बाकी अब कप्तान बाबर आजम और रमीज देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि बाबर तो चाहते हैं कि उस्मान कादिर भी स्क्वाड में आ जाए, फखर जमान भी स्क्वाड में आ जाए। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सुबकी से बचने के लिए भी, क्योंकि आपको याद है जिस दिन ये टीम बनी थी उसमें रमीज राजा ने चेयरमैन पीसीबी का हलफ नहीं लिया था, लेकिन ये टीम उन्होंने इस टीम को तैयार करने में उनका बड़ा क्लीरी किरदार रहा है। तो ये तो नेशनल T20 के अंदर प्लेयर्स एक्सपोज हुए हैं। तो एक प्रेशर है रमीज राजा के ऊपर आजम खान के हवाले से, लेकिन पीसीबी के जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि आजम शायद सरवाइव कर जाएं। अच्छा, ये शर्जील और सरफराज के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। फिर रात को हम शुएब मलिक की बात कर रहे थे कि जी हायर स्कोर करने वाले हैं वो खिलाड़ी। तो क्या ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनकी कोई है टीम में जगह और आमद को मुतवक्किल है? देखें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम चाहते हैं कि वो टॉप ऑर्डर में ओपनर के तौर पे खेले, मिडिल ऑर्डर में वो जाना नहीं चाहते। फखर जमान भी स्क्वाड में वापस आना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक ये लग रहा है कि शर्जील स्क्वाड के अंदर जगह नहीं बना सके हैं। बाकी सरफराज की भी वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपने सरफराज को ही आजम को ड्रॉप करके डालना है तो फिर इस वक्त जो नाम सबसे ज्यादा गर्दिश में है वो हैदर अली का है कि अगर सुहेब बीमार होते हैं या अगर वो फिट नहीं होते हैं जल्दी, हफीज की भी फिटनेस का थोड़ा इशू है, तो हैदर अली इन सबसे ज्यादा इस वक्त नंबर्स के हिसाब से भी, फैंस की डिमांड पे भी हैदर अली नुमाया खड़ा हुआ है। तो सरफराज और शर्जील स्क्वाड के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये दो रिप्लेसें इतनी जरूरी हैं जो करनी पड़ जाएंगी, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। सही, तो ये इस वक्त है कि अब तवक्को है कि अब कुछ ही देर के बाद फिर इसका मतलब है ऐलान मुतवक्किल है, क्योंकि अब तो चंद घंटे बाकी रह गए जब क्वारंटाइन भी होना है। तो टीम का ऐलान होगा तो क्वारंटाइन वाला मामला शुरू होगा एजाज, तो फिर जल्दी ऐलान मुतवक्किल है। अब देखिए, तकरीबन 6 बजे के बुलेटिन में बोल न्यूज के ऊपर ये स्टोरी ब्रेक हो जाएगी कि कौन से 2 प्लेयर्स को रिप्लेस पीसीबी ने किया है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी स्क्वाड के साथ जा रहा है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि फखर जमान और इसके साथ शाहनवाज जो धानी है ये रिजर्व प्लेयर में है, ये वर्ल्ड कप में टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये डगआउट में मौजूद होंगे। तो प्लेयर शफल जो करना है वो भी इनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन शुएब मलिक क्योंकि आपको जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बाहर से आना था वो बड़ी खबर थी, या हैदर अली ने बाहर से आना था वो बड़ी खबर थी, तो उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। सही, तो ये अब देखना ये है कि अब अभी तक क्या ऐलान जो है वो मुतवक्किल खिलाड़ियों के हवाले से चहमगोइयाँ बहुत हो रही हैं, अंदर की खबरें लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला तो अब क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर्स ने, टीम ने मिलकर करना है। अब देखना है कि क्या चीज़ें हो सकती है। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।